नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको एम लक्ष्मीकांत जी की पुस्तक भारत की राज्य व्यवस्था में से अध्याय 13वां संघीय व्यवस्था के बारे में समझाऊंगी। ठीक है। इससे पहले मैं आपको 12 वीडियो भेज चुकी 12 अध्याय तक। अब मैं 13वां अध्याय शुरू कर रही हूँ, संघीय व्यवस्था। चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक शास्त्रियों ने राष्ट्रीय सरकार व क्षेत्रीय सरकार के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में, एकल व संघीय। तो एकल या एकात्मक, एकल को एकात्मक कहते हैं। एकल या एकात्मक वह है जिसमें समस्त शक्तियां व कार्य केंद्रीय सरकार व क्षेत्रीय सरकार में निहित होती हैं। ठीक है। तो एकल सरकार में, एकात्मक सरकार में क्या होते हैं, तो जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो सारी की सारी केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार दोनों में होती हैं। ठीक है। और संघात्मक सरकार वह है जिसमें शक्तियाँ संविधान द्वारा केंद्र सरकार व क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि एकात्मक सरकार में शक्तियाँ केंद्र सरकार व क्षेत्रीय सरकार में निहित होती हैं। ये तब होती है जहाँ सारी पावर, सारी शक्ति एक सरकार केंद्र के पास होती हैं। तो उस केंद्र सरकार पास चाहे क्षेत्र की शक्तियाँ हों चाहे केंद्र की हों, दोनों की दोनों शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती हैं, एक के पास होती है, उसको एकात्मक कहते हैं। लेकिन जो संघीय सरकार है उसमें जो शक्तियाँ होती हैं वो संविधान द्वारा ही केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं। ठीक है। जब हमारे देश का संविधान बना तभी केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया और इस तरीके से दोनों अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग जो है वो स्वतंत्रतापूर्वक करती हैं, केंद्र और राज्य। तो इसका मतलब क्या, संघात्मक में शक्तियों का बंटवारा होता है और एकात्मक में केंद्र सरकार जो है क्षेत्रीय सरकार की शक्तियों का भी प्रयोग कर सकती है समय व परिस्थितियों के अनुसार, इसलिए उसको एकात्मक सरकार कहते हैं। अब देखिए, भारत के संविधान में संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया गया। हमारे देश के संविधान में कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया? संघीय व्यवस्था को। बस संविधान निर्माताओं ने जो संघीय व्यवस्था को अपनाया है ये 2 कारणों से अपनाया है। ठीक है। पहला है हमारा देश का वृहद आकार, वृहद मतलब हमारे देश का आकार बहुत बड़ा है, और दूसरा सबसे ज़्यादा भारत देश में सामाजिक व सांस्कृतिक विविधता है सबसे ज़्यादा। तो हमारे देश के जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने ये महसूस किया कि संघीय व्यवस्था से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं राष्ट्रीय एकता में अभिवृद्धि होगी। इसका मतलब क्या है कि संविधान निर्माताओं ने उस समय ये महसूस किया कि अगर हमारे भारत जैसे देश में जिसका आकार बहुत बड़ा है, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता इसमें सबसे ज़्यादा, तो संघीय व्यवस्था को अपनाने से एक तो सरकार की शक्ति बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि संघीय व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है केंद्र राज्य में। जब दोनों को अलग अलग शक्तियाँ दे दी गई तो इसका मतलब क्या है, केंद्र का थोड़ा कार्यभार भी हल्का हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है कि संघीय व्यवस्था से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी बल्कि जो क्षेत्रीय स्वास्थ्य है, क्योंकि क्षेत्रीय स्वास्थ्य जिनमें की शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है, तो क्षेत्र और उसमें केंद्र में दोनों में शक्तियाँ बांट दी गई। तो क्षेत्र मीन्स राज्य, तो उनको भी स्वायत्तता मिल गई, आज़ाद स्वतंत्रता मिल गई अपना कार्य अपनी इच्छा अनुसार करने के लिए। तो इस तरीके से राष्ट्रीय एकता में भी अभिवृद्धि होगी संघीय व्यवस्था को बनाने से। तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडाई मॉडल पर आधारित है। कनाडाई मॉडल मीन्स कि कनाडा में भी संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भारत का संविधान जो है उधार का थैला है। उधार का थैला मीन्स कि जब हमारे देश का संविधान बन रहा था उस हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने जिन जिन देशों में संविधान का अपना संविधान था उनसे अच्छी अच्छी बातें ग्रहण की थी भारत के संविधान में। तो ऐसे ही उन्होंने कनाडा के संघीय व्यवस्था को अपने भारत के देश के संविधान में उस मॉडल को अपनाया है। इसलिए इसको भारत की संघीय व्यवस्था को कनाडाई मॉडल भी कहते हैं या उस पर आधारित है। चलिए ठीक है। चलो अब हम आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि भारत संविधान की संघीय विशेषता, कि भारत का जो संविधान है जो संघीय है तो इसमें कौन कौन सी विशेषताएं क्या हैं इसकी, क्यों भारत का संविधान संघीय है। पहला है इसकी विशेषता है द्वैध राज्य पद्धति। द्वैध राज्य पद्धति मीन्स कि संविधान में संघ स्तर पर केंद्र और राज्य स्तर पर राज्य पद्धति को अपनाया गया। ठीक है ना, संघ और राज्य। अब ध्यान दें, संघीय में से 2 चीज़ें होती हैं, केंद्र और राज्य। तो संघ स्तर पर केंद्र और राज्य स्तर पर राज्य पद्धति को अपनाया गया है। प्रत्येक को संविधान द्वारा अपने क्षेत्रों में संप्रभु शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। देखो, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, ये अपनी मर्जी से, कोई भी सरकार अपनी मर्जी से शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती। इनको बाकायदा संविधान द्वारा शक्तियाँ दी गई हैं और उन्हीं शक्तियों का प्रयोग ये करती हैं। केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे रक्षा, विदेश,
मुद्रा, संचार आदि को देखती है, जबकि जो राज्य सरकारें हैं वो क्षेत्रीय व स्थानीय महत्व के मुद्दों को देखती हैं। ठीक है ना। तो केंद्र सरकार जो राष्ट्र महत्व क्या है, जो बड़े बड़े रक्षा, विदेश, मुद्रा, संचार, ये सब क्या हैं, राष्ट्रीय महत्व के। और उससे जो निचले स्तर के हैं वो हैं स्थानीय महत्व के मुद्दे हो गए, जैसे कि क्षेत्रीय महत्व के मुद्दे हो गए, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन आदि। ठीक है। तो पहली मैंने आपको विशेषता बताई, संविधान के संघीय विशेषता पहली क्या बताइए, द्वैध राज्य पद्धति। दूसरी इसकी विशेषता है लिखित संविधान। देखो ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है लिखित संविधान, कि हमारा संविधान जो है ना केवल लिखित अभिलेख है बल्कि विश्व का विस्तृत संविधान भी है। कि भारत का संविधान लिखित ही नहीं है, क्यों एक तो मैं आपको बताऊं कि भारत का संविधान लिखित तो है ही है, लिखित है, क्योंकि अगर संविधान लिखित ना होता तो कोई भी सरकार जो है संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती, अपनी मर्जी से वो कार्य करती। इसीलिए सरकार को जो भी शक्तियाँ दी गई हैं वो संविधान द्वारा दी गई हैं, संविधान में लिखी गई हैं। संविधान की मर्जी के बिना कोई भी सरकार शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती। और बल्कि और सबसे बड़ी बात, हमारा जो भारत का संविधान है ना केवल लिखित है बल्कि विश्व का विस्तृत संविधान भी है, विस्तृत सबसे बड़ा संविधान भी है। इसमें वर्तमान समय में, हमारे भारत के संविधान में वर्तमान समय में एक प्रस्तावना 450 अनुच्छेद में, ये जो 450 अनुच्छेद हैं वो 24 भागों में विभक्त हैं और 12 अनुसूची हैं। इसमें केंद्रीय व राज्य सरकारों की शक्तियों, उनके प्रयोग की उपयुक्त विवेचना भी कर रखी है लिखित संविधान में, हमारे संविधान में। तो समझ आ गई दूसरी विशेषता लिखित संविधान। तीसरी भारतीय संविधान की विशेषता है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों के बारे में जैसे मैंने आपको बताया ना पहले कि भारत का संविधान ये जो है द्वैध राजपत्ति है, दो प्रकार के शासन चलाए जाते हैं, केंद्र में अलग, राज्यों में अलग। तो इसका मतलब क्या है, केंद्र और राज्यों में शक्तियों को बंटवारा किया गया है, तभी अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो संविधान में केंद्र राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य व दोनों से संबंधित सूची निहित है। इसमें 7वीं अनुसूची, मैंने आपको बताया ना कि 12 अनुसूची हैं, 12 अनुसूची जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र, राज्य व दोनों से संबंधित सूची सम्मिलित है। देखो इसका मतलब क्या है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, दोनों से संबंधित समवर्ती सूची। जैसे कि केंद्र सूची में 100 विषय, जब हमारे देश का संविधान बना था ना तो उस समय केंद्र सूची में 100 विषय, यानी कि 100 विषय अर्थात मूलतः 97, इनकी उस समय तो 97 थे, बाद में 100 कर दिए गए। तो केंद्र सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और मूलतः पहले इसके 66 विषय थे, फिर बाद में थोड़े कम कर दिए गए। केंद्र के बढ़ा दिए गए, 97 से 100 कर दिए, और राज्य सूची में 61 विषय कर दिए गए, पहले इसके 66 थे, 66 थे। और तीसरे समवर्ती सूची में 52 विषय कर दिए गए और पहले मूलतः इसके 47 विषय थे। इसका मतलब क्या है, केंद्र सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो देखिए अब मैंने बोला 3 सूची हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। अब देखो नाम से स्पष्ट है कि केंद्र सूची में जितने विषय दिए गए उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को। और राज्य सूची में जो विषय हैं उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार है राज्य सूची को। लेकिन एक तीसरी सूची और है, समवर्ती सूची, जिसमें 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ आ गया ना हमारे देश का एकात्मक ढांचा, संघात्मक तो है ही, एकात्मक भी है। क्यों? क्योंकि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन अगर किसी प्रकार के कोई टकराव की स्थिति हो जाए तो केंद्र की विधि प्रभावी होगी। इट मीन्स केंद्र द्वारा बनाया गया कानून जो है वो लागू होगा। तो अब ये 3 सूचियाँ बता दी ना, इन 3 सूचियों के अलावा कुछ और बची कुची शक्तियाँ होती हैं जिसको बोलते हैं अवशेषीय विषय, जो किसी भी सूची में नहीं है, ना केंद्र सूची में, ना राज्य सूची में, ना ही समवर्ती सूची में। तो वो जो बचे कुची या अवशेष विषय हैं जो किसी सूची में नहीं है, वो किसको दे दिए गए, केंद्र को दे दिए गए। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि हमारे सरकार जो है वो संविधान द्वारा जैसे संघात्मक शक्तियों का बंटवारा किया गया है, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो इसका ढांचा जो है एकात्मक जाता है, एकात्मक अधिक है। अतः केंद्र सरकार के पास दोनों शक्तियां का प्रयोग करने का अधिकार है। चौथी इसकी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। भारत का संविधान जो है वो सर्वोच्च है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कानूनों के विषय में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। देखिए जो भारत का संविधान जो है इतना सर्वोच्च है, क्यों? क्योंकि जो केंद्र जो राज्य सरकार हैं जो भी कानून बनाते हैं, ठीक है, वो जो भी कानून बनाते हैं वो संविधान की
अनुसार ही बनाते हैं, उनकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, अन्यथा इन्हें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के तहत अवैध घोषित किया जा सकता है। अर्थात जो केंद्र सरकार राज्य सरकार कानून बनाते हैं वो संविधान के द्वारा जो व्यवस्था सुनिश्चित है उसके हिसाब से होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जो न्यायिक समीक्षा अर्थात न्यायपालिका समीक्षा के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित भी कर सकती है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी विशेषता कठोर संविधान। सबसे बड़ी बात हमारे भारत का संविधान क्या है कि कठोर है। जैसे कि संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन वह संविधान की सर्वोच्चता तभी बनाए रखी जा सकती है जब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर हो। देखो मैंने कहा ना हमारे देश का संविधान सबसे उच्च है, तो जो शक्तियाँ हैं इसको तभी संविधान द्वारा जो शक्तियाँ दी गई हैं सरकारों को वो तभी सर्वोच्च बन सकती हैं, तभी संविधान की द्वारा शक्तियों का सर्वोच्चता तभी बनाई रखी जा सकती है जब संविधान में मैंने बताया ना अभी कठोर संविधान के संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन व संविधान के सर्वोच्चता अर्थात संविधान ने शक्तियों का विभाजन किया है संविधान और संविधान की सर्वोच्चता तो में है या मुख्य है ये तभी बनाए रखी जा सकती है जब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर हो। संविधान के अगर संशोधन की प्रक्रिया कठोर नहीं होगी तो संविधान की सर्वोच्चता नहीं बनी रह जा सकती। तो संशोधन के लिए जब मैंने कहा ना संशोधन जो है प्रक्रिया कठोर हो तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है संशोधन के लिए। देखो वैसे तो भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। लचीला क्या है कि समय व परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं, और जो कठोर है कठोर इसलिए कि जो संशोधन किया जाता है वो संसद के विशेष बहुमत क्योंकि शक्तियों का बंटवारा है दोनों में केंद्र और राज्य में। जब संशोधन होगा तो केंद्र की भी सहमति होगी और राज्यों की भी। तो केंद्र के जो संशोधन के लिए जो संसद के विशेष बहुमत संसद किस में होती है केंद्र में होती है विशेष बहुमत और संबंधित राज्यों में से आधे से अधिक की स्वीकृति अनिवार्य है। इसका मतलब केंद्र और राज्य दोनों की स्वीकृति मिलने के बाद जो है तभी इसमें संशोधन किया जा सकता है, ऐसे नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है इसका संशोधन करने की प्रक्रिया भी कठिन है, इसीलिए इसकी संशोधन की प्रक्रिया कठिन रखी गई है ताकि संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे। नेक्स्ट इसकी विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान ने 2 कारणों से उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया। उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया है संविधान ने। क्योंकि अगर हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी देखो संविधान के 3 अंग होते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं संसद कार्यपालिका और न्यायपालिका। पहले संसद के चुनाव होते हैं उसमें से कार्यपालिका बनती है, लेकिन जो न्यायपालिका है उसके चुनाव नहीं होते। न्यायपालिका सरकार के इन दोनों अंगों से स्वतंत्र है, इसीलिए स्वतंत्र रखा गया है ताकि ये अपना कार्य स्वतंत्रतापूर्वक कर सके। इस न्यायपालिका पर सरकार का किसी प्रकार का दबाव ना हो, तो इसीलिए स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया है। अपनी न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग कर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करती है न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा के अधिकार का। क्योंकि न्यायपालिका पर कार्यपालिका को कोई भी प्रभाव नहीं होता है, इसीलिए वो अपने अधिकार का प्रयोग जो है स्वतंत्रतापूर्वक करते हैं न्यायपालिका। दूसरा, केंद्र व राज्य के बीच विवाद के निपटारे के लिए संविधान ने न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा। देखो मैंने आपको बताया स्वतंत्र न्यायपालिका अपना कार्य स्वतंत्रतापूर्वक तभी कर पाएगी यदि उसकी सुरक्षा निश्चित सेवा शर्तें से और उनका वेतन ये अगर सही हो तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखा जा सकता है। तो केंद्र व राज्यों के बीच विवाद के निपटारे के लिए संविधान ने न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित सेवा शर्तें आदि से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया। नेक्स्ट इसकी विशेषता है द्विसदनीय मीन्स कि संविधान ने द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है। द्विसदनीय देखो मैंने आपको बताया सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला है विधायिका का काम होता है कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका का काम है संविधान विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। और तीसरा इसका अंग है न्यायपालिका का काम है निर्णय करना। तो जो पहला अंग है सरकार का विधायिका उसका काम क्या है कानून बनाना। तो संविधान ने द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है, अर्थात संसद के 2 सदन होते हैं या विधायिका के 2 सदन होते हैं
लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा जो है उच्च सदन है और लोकसभा जो है वो निम्न सदन है। राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? भारत के जितने भी राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है। और जो लोकसभा है वह भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ये तो आपको पता होगा कि जो लोकसभा है वो भारत के लोग जो है जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लेकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो देश को चलाते हैं। तो राज्यसभा केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्य के हितों की रक्षा भी करती है। ठीक है, अब मैं आपको बताइए सारी आपके संविधान की संघीय विशेषता। हमारा भारत का संविधान संघीय है तो इसकी क्या क्या विशेषता है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है भारत की एकात्मक विशेषताएं। हमारा भारत संघीय है तो संघीय में हमने क्या बताया कि दोनों की शक्तियों के बारे में बताया, केंद्र की भी और राज्यों की भी, जिसमें हम दोनों को लेकर चलेंगे। और जो एकात्मक विशेषताएं इसमें हम क्या बताएंगे, देखो नाम से स्पष्ट है एकात्मक। एकात्मक मीन्स कि सारी शक्तियाँ एक के पास होना। किसी एक के पास मतलब केंद्र सरकार के पास। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं संविधान की एकात्मक विशेषताएं। तो संघीय ढांचे के अलावा भारतीय संविधान की निम्नलिखित एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं। ये एकात्मक या गैर संघीय मीन्स जो संघीय ना हो, जो सारी शक्तियाँ किसी एक के पास हों। तो पहली इसकी विशेषता है सशक्त केंद्र। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है, जो कि संघीय दृष्टिकोण के काफ़ी विरुद्ध है। आप समझिए इस पॉइंट को कि सशक्त केंद्र मीन्स जो शक्तियों का विभाजन, मैंने अभी बताया ना आपको संघात्मक में कि शक्तियों का बंटवारा क्या रखा है, संविधान द्वारा किया हुआ है केंद्र राज्यों में। लेकिन मैंने ये भी बताया आपको कि केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं और राज्यों को कम। और दूसरा संवर्ती सूची में भी दोनों का अधिकार है शक्ति कानून बनाने का, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया कानून लागू होगा। और जो अवशेष शक्तियाँ वो भी केंद्र को दी हुई हैं। इसका मतलब क्या है कि शक्तियों के विभाजन किसके पक्ष में? केंद्र के पक्ष में है, और जो कि संघीय दृष्टिकोण के काफ़ी विरुद्ध हैं। देखो इसका पॉइंट समझो, संघीय दृष्टिकोण के काफ़ी विरुद्ध मीन्स कि संघ में तो संघ के हिसाब से शक्तियों का बंटवारा दोनों में हो और वैसे सारी शक्तियाँ केंद्र को दे रखी हों। तो ये जो मैंने आपको बताया अभी, ये संघीय दृष्टिकोण के विरुद्ध है। दूसरा, केंद्रीय सूची में राज्य के मुकाबले में ज़्यादा विषय हैं। मैंने अभी बताया था आपको, केंद्र में 100 विषय हैं और राज्यों में 61 है। केंद्रीय सूची में ज़्यादा में, और दूसरा मैंने आपको बताया अभी कि केंद्रीय सूची में ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं, यानी कि राष्ट्रीय हित से संबंधित विषय सारे किसमें शामिल हैं? केंद्रीय सूची में। और संवर्ती सूची में भी केंद्र को परखा गया है। अभी मैंने आपको बताया केंद्र को कैसे परखा गया कि संवर्ती सूची में दोनों को, केंद्र और राज्य दोनों का कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून लागू होते हैं। इसका मतलब क्या है कि केंद्र को ऊपर रखा गया। तो विशेष शक्तियाँ भी और केंद्र के में भी केंद्र प्रमुख है, जबकि अमेरिका में ये राज्य में निहित हैं। देखिए जो मैंने आपको जो पॉइंट्स ला रही हूँ, आपके सशक्त केंद्र, इसमें जो अवशेष शक्तियाँ वो भी केंद्र के पास हैं, जबकि अमेरिका में ये जो अवशेष शक्तियाँ वो राज्यों में निहित हैं। इस तरह संविधान केंद्र को सशक्त बनाता है। अर्थात हमारा संविधान में केंद्र और राज्य शक्तियों का बंटवारा तो है, संघात्मक तो है, लेकिन इसने शक्ति केंद्र को ज़्यादा सशक्त बनाया है। अर्थात अगर अब हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान देखने में तो संघात्मक है, लेकिन आत्मा से ये जो है संविधान है एकात्मक है हमारा देश। दूसरी इसकी विशेषता है राज्य अनश्वर नहीं है। भारत में राज्यों को क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं है। भारत में राज्यों को क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं है। संसद एक तरफ कार्यवाही द्वारा उनके क्षेत्र सीमाओं या राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकती है। संसद एक तरफ, अर्थात इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, ना कि विशेष बहुमत की। देखिए इस पॉइंट को समझिए कि भारत में राज्यों को क्षेत्रीय एकता का अधिकार क्यों नहीं है कि संसद जो है किसी भी राज्य की सीमाओं को, उनके नामों को परिवर्तित कर सकती है, और ये सब करने के लिए संसद को साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, ना कि विशेष बहुमत की। इस तरह भारतीय संघ अनश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है एकात्मक। अपना पॉइंट पर ध्यान दो, एकात्मक। इसमें सारे एकात्मक में सारी शक्तियाँ विशेषताएँ मैं एक के ऊपर बताऊँगी सारी आपको केंद्र के बारे में। तो एकल संविधान, एक संघ में राज्यों को केंद्र से हटकर अपना संविधान बनाने का अधिकार होते हैं। एक संघ में राज्यों को केंद्र में से हटकर अपना संविधान बनाने का अधिकार होता है। भारत में राज्यों को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है। भारतीय संविधान सिर्फ केंद्र का ही नहीं, राज्यों का भी है। देखिए पॉइंट समझिए कि एक संघ में राज्यों को
केंद्र से हटकर अपना संविधान बनाने का अधिकार होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में केंद्र के साथ साथ राज्यों को, जो भारत का जो संविधान है वो खाली केंद्र का ही नहीं है, वो राज्यों का संविधान भी है। राज्यों और केंद्र दोनों को किसी एक ढांचे का पालन अनिवार्य करना होता है। इसलिए ना हमारे देश में एकल संविधान है, केंद्र और राज्यों का अलग अलग कोई संविधान नहीं है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है संविधान का लचीलापन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अन्य संघीय प्रणालियों की तरह भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया कम कठोर है। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया कम कठोर है। संविधान के एक बड़े हिस्से को संसद द्वारा साधारण या विशेष बहुमत द्वारा एकल प्रणाली में संशोधित किया जा सकता है। अर्थात जो बाकी देश हैं वहाँ पर संघीय प्रणाली जहाँ पर, वहाँ पर संशोधन की प्रक्रिया कठिन है, लेकिन भारत में संशोधन की प्रक्रिया जो इतनी कठोर नहीं है, क्योंकि इसमें केंद्र राज्यों के बहुमत द्वारा, साधारण या विशेष बहुमत द्वारा संविधान को संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात संविधान में संशोधन की शक्ति सिर्फ केंद्र के में ही निहित होती है। पांचवी इसकी विशेषता है एकात्मक सरकार की कि राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव, अर्थात राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ये तो ये आपको बताना चाहिए कि हर राज्य, जो राज्यसभा है, जो हमारी संसद का दूसरा सदन है, ऊपरी सदन राज्यसभा, इसमें जो राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है उसकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। और अमेरिका में राज्यों के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को उच्च सदन में पूर्ण महत्ता दी जाती है। तो इस तरह अमेरिकी सीनेट में 100 सदस्य होते हैं, प्रत्येक राज्य से 2। यह सिद्धांत छोटे राज्यों के लिए रक्षा कवच का काम भी करता है। नेक्स्ट है इसकी विशेषता एकल नागरिकता। दोहरी व्यवस्था के बावजूद, दोहरी व्यवस्था मतलब केंद्र और राज्य अलग अलग दोनों शासन चलाते हैं, लेकिन दोहरी व्यवस्था के बावजूद भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता व्यवस्था को अपनाता है। हमारा भारत संघात्मक भी है और एकात्मक भी है, अर्थात संघात्मक होने के बावजूद, दोहरी व्यवस्था के बावजूद भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता व्यवस्था को अपनाता है। एकल नागरिकता मीन्स कि यहाँ केवल भारतीय नागरिकता, कोई अन्य पृथक राज्य नागरिकता नहीं है। अन्य संघीय व्यवस्था वाले देश जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता मीन कि राष्ट्र के भी नागरिक और राज्यों के भी, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में व्यक्ति जो है वो, उसको एक ही नागरिकता मिलती है। नेक्स्ट है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध मीन्स कि जब देश पर कोई संकट की स्थिति आती है, उस समय हमारे देश का जो संविधान है, जो देखने में तो संघात्मक है, तो उस समय हमारे देश की क्या व्यवस्था हो जाती है, क्या उपबंध है। तो संविधान 3 तरह की आपातकालीन व्यवस्था निर्धारित करता है हमारे देश में। हमारे देश का जो संविधान है 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था निर्धारित करता है, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय। राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय। देखो, आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के पास, आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के पास सभी शक्तियां आ जाती हैं और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। देखो, वैसे केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा हुआ होता है, फिर केंद्र राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अगर आपातकाल की स्थिति आ जाती है तो उस समय केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियाँ आ जाती हैं और जो भी एक्शन लेना चाहे केंद्र सरकार ले सकती है। दूसरा, केंद्र, वैसे राज्यों के मामले में केंद्र हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन आपातकाल के समय पर राज्य जो है केंद्र के पूरे नियंत्रण में आ जाते हैं। वह बिना किसी संविधान संशोधन के संघीय ढांचे को एकल ढांचे बदल देता है। कौन? केंद्र। देखो, वैसे हमेशा संशोधन होता है तभी कोई परिवर्तन होता है, लेकिन आपातकाल की स्थिति में केंद्र जो है बिना संवैधानिक संशोधन के संघीय ढांचे को एकल ढांचे में बदल देता है, क्योंकि पूरे देश पर नियंत्रण करना होता है। उस समय केंद्र जो एक्शन लेगा पूरे देश को मानना पड़ता है, तो वो हमारे देश का जो ढांचा है संघात्मक से एकात्मक हो जाता है, एकल ढांचा हो जाता है। एकल मीन्स सारी शक्ति एक के पास चल जाना, एक मीन्स केंद्र के पास। तो ऐसी व्यवस्था अन्य किसी संघ में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट इसकी विशेषता है अखिल भारतीय सेवाएं। अमेरिका में संघीय सरकार व राज्य सरकारों की अपनी लोक सेवाएं हैं। देखो, अमेरिका में संघीय सरकार व राज्य सरकारों की अपनी लोक सेवाएं हैं। भारत में भी केंद्र राज्य की अपनी लोक सेवाएं हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाएं IAS, IPS, IFS केंद्र व राज्य दोनों के लिए केंद्र द्वारा इन सेवाओं के सदस्यों को चयन किया जाता है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, उनका केंद्र पर पूरा नियंत्रण होता है। ये सेवाएं संविधान के अंतर्गत संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं। देखो,
अब देखा जाए तो केंद्र का पूरा नियंत्रण होता है इनके ऊपर, तो उस हिसाब से तो जो हमारा देश का संघीय ढांचा है, ये जो सेवाएं होती हैं वो संविधान के अगर हिसाब से देखा जाए तो संघीय सिद्धांत का ये उल्लंघन करता है, भारतीय अखिल भारतीय सेवाएं। नेक्स्ट इसका विशेषता है एकीकृत लेखा जांच मशीनरी। एकीकृत लेखा जांच मशीनरी कि भारत का महानियंत्रक, भारत का जो नियंत्रक है वह लेखा महापरीक्षक है, ना केवल केंद्र के बल्कि राज्यों के खातों में भी जांच करते हैं। जो भारत का महानियंत्रक है और लेखा महानिरीक्षक है ना, वो केंद्र के नहीं बल्कि राज्य खातों में भी जांच करता है, लेकिन उसकी नियुक्ति व बर्खास्तगी बिना राज्यों की सलाह के राष्ट्रपति द्वारा की जाते हैं। देखो वैसे तो भारत का नियंत्रक और लेखा महानिरीक्षक वो केंद्र के साथ साथ राज्यों खातों में भी जांच करता है, लेकिन उसकी नियुक्ति और बर्खास्तगी बिना राज्यों की सलाह के राष्ट्रपति द्वारा हो जाती है। इस तरह यह व्यवस्था राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर या उसकी स्वायत्तता पर भी अंकुश लगाती है। तो कहने मतलब है कि सारी शक्तियाँ केंद्र के पास आ जाती हैं। एकीकृत न्यायपालिका, देखिए भारतीय संविधान द्वारा सबसे उच्चतम न्यायालय के साथ एकात्मक न्यायालय की स्थापना की गई है। देखो भारत में उच्चतम न्यायालय के पूरे देश का एक ही है उच्चतम न्यायालय, ठीक है। तो इसके साथ साथ एकात्मक न्यायपालिका व्यवस्था, एकात्मक न्यायपालिका मीन्स कि इसके अधीन राज्य उच्च न्यायालय होते हैं। न्यायालयों की एकल व्यवस्था केंद्र व राज्य कानूनों दोनों पर लागू होती है। जो न्यायालयों की जो एकल व्यवस्था होती है ना, जो भी न्यायालय जो भी निर्णय देते हैं वो केंद्र राज्य दोनों पर ही लागू होती हैं। जबकि अमेरिका में दोहरी न्यायालयों की व्यवस्था है। संघीय कानून संघीय न्यायपालिका व राज्य का कानून राज्य न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं केंद्र अमेरिका में। नेक्स्ट है राज्य सूची पर संसद का अधिकार। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व को प्रभावित करने वाले विषयों पर राज्यसभा द्वारा पारित होने पर विधान बना सकती है। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सूची में जो राष्ट्रीय महत्व को प्रभावित करने वाले विषय हैं वो राज्यसभा द्वारा पारित होने पर उस पर कानून बना सकती है, विधान बना सकती है। अगर जैसे राज्य सूची में कुछ विषय ऐसे होते हैं ना वो राष्ट्रीय महत्व को प्रभावित करते हैं, तो उन विषयों पर जो संसद है वो राज्यसभा द्वारा पारित होने पर उन पर कानून बना सकती है। अर्थात बिना संविधान संशोधन के संसद की विधायिका संबंधी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, और ऐसा तब भी किया जा सकता है जब किसी प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था ना हो, तब भी राज्य सूची के किसी विषय पर जो है संसद को कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्यपाल की नियुक्ति, देखो राज्यपाल जो राज्य का प्रमुख होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति केंद्र का होता है। तो राज्यपाल जो है राज्य का प्रमुख होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वह केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं। तो राज्यपाल के माध्यम से केंद्र राज्य पर नियंत्रण रखता है। इसका मतलब क्या है कि शक्तियों का बंटवारा होने के बावजूद भी केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों पर नियंत्रण किसके जरिए रखती है? राज्यपाल के जरिए, क्योंकि राज्य का मुख्य जो राज्यपाल होता है, जो मुखिया होता है, और राज्यपाल नियुक्ति केंद्र करता है अर्थात राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति जब चाहे, जब उसको ज़रूरत हो, वो राज्य के राज्यपाल से उस राज्य की सूचना ले सकते हैं। एकीकृत निर्वाचन मशीनरी। एकीकृत निर्वाचन मशीनरी मीन्स कि चुनाव आयोग न केवल केंद्रीय चुनाव संपन्न करता है बल्कि राज्य विधानमंडलों के भी चुनाव करता है। तो एक पूरे देश की एकीकृत निर्वाचित मशीनरी होती है, लेकिन इस इकाई की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा होती है। जो निर्वाचन आयोग है ना, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, केंद्र करता है। राज्य इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। इसके सदस्यों को भी उसी तरह हटाया जा सकता है। जबकि अमेरिका में संघ व राज्य दोनों के निर्वाचन के अलग मशीनरी होती है, लेकिन भारत के संघात्मक ढांचे में जो है, जो कि एकात्मक भी हो जाता है, शक्तियाँ जैसे केंद्र को ज़्यादा दे रखी हैं, तो इसमें जो चुनाव आयोग है उसके ऊपर नियंत्रण किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। तो राज्यों के विधेयक पर नेक्स्ट इसकी विशेषता है राज्यों के विधेयकों पर वीटो। राज्य के विधेयकों पर वीटो मीन्स कि राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार है। देखो राज्य के विधेयकों पर वीटो, जैसे कोई भी अगर विधेयक बनता है, जब तक केंद्र में राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं देता तब तक वो कानून नहीं बन सकता। ऐसे ही जो राज्य के विधेयक होते हैं उनके ऊपर भी राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार है। राष्ट्रपति अपनी संस्तुति के लिए इसे न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार भी रोक सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के पास राज्य विधायकों पर वीटो का अधिकार है।
ठीक है। राष्ट्रपति के पास जो है, क्योंकि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति का एजेंट है, तो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही जो राज्य के जो विधेयक होते हैं ना, तो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही वो जो बिल होते हैं वो कानून बनते हैं, विधेयक जो होते हैं। लेकिन राज्यपाल जो है कुछ विधेयकों को, राज्यपाल जो है विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रखने का राज्यपाल को अधिकार है। और राष्ट्रपति अपनी संस्तुति के लिए इसे ना केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार भी रोक सकता है इसको। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति के पास राज्य विधेयकों पर वीटो का अधिकार है। वीटो का अधिकार मीन्स कि जब तक राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं देता तब तक वो जो है कानून नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको बताया है कि संविधान की एकात्मक विशेषताएं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी का कि संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन। आलोचनात्मक मूल्यांकन मीन्स अभी मैंने आपको बताया सारा कि संविधान क्या है, संवैधानिक ढांचा कैसे है, किस तरीके से भारत का संविधान में शक्तियों का बंटवारा हुआ है, केंद्र राज्यों में संघीय विशेषताओं के बारे में बताया है, और एकात्मक विशेषताओं के बारे में बताया है। अब मैं बताऊँगी आपको किसका मूल्यांकन करेंगे कि क्या सही है हमारे देश के लिए, क्या सही नहीं है। भारत का संविधान अमेरिका, स्विट्जरलैंड व ऑस्ट्रेलिया की तरह एक परंपरागत संघीय व्यवस्था की तरह से भिन्न संविधान है। इसमें कई एकात्मक व गैर संघीय विशेषताएं हैं। अर्थात जो भारत का संविधान है वो अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया की तरह जो उनका परंपरागत संघीय व्यवस्था है उनकी तरह नहीं है, उनसे बिल्कुल अलग संविधान है। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में एकात्मक और गैर संघीय विशेषताएं हैं, जैसे केंद्र के पक्ष में शक्तियों का विभाजन। गैर संघीय तो हुआ कि जब केंद्र के जैसे शक्तियों का बंटवारा हुआ है, लेकिन ज़्यादा शक्ति किसको दे रखी है? केंद्र को दे रखी है, तो इस तरीके से शक्तियों का विभाजन है। इसीलिए केसी वेयर ने भी भारतीय संविधान को अल्पसंघीय करार दिया। अल्पसंघीय का मतलब क्या है कि वैसे तो संघीय है, लेकिन जब शक्तियाँ सारी केंद्र को दे रखी हैं तो भारत का संविधान जो है अल्पसंघीय है, संपूर्ण संघीय नहीं है, पूरा संघीय नहीं है, अल्पसंघीय है। तो ऐसे ही के संथानम जो है उन्होंने भी यही कहा है कि भारतीय संविधान के जो एकात्मक बनाया हुआ है, संघात्मक होने के साथ साथ एकात्मक है, कहने को तो संघात्मक है लेकिन एकात्मक अधिक है। तो क्यों है एकात्मक? ये के संथानम ने दो कारण बताए हैं। पहला बताया है कि वित्तीय मामले में केंद्र का प्रभुत्व व राज्यों की केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता। देखिए इसका पहला कारण क्या है कि वित्तीय मामले, धन के मामले में केंद्र के पास ज़्यादा आय के साधन होते हैं तो केंद्र का प्रभुत्व होता है, और राज्यों की केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता, राज्यों के आय के साधन कम होते हैं, तो इसलिए राज्य जो हैं कभी कभी वित्त मामले में केंद्र के अनुदान पर निर्भर होते हैं, इसीलिए केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया। और दूसरा, शक्तिशाली योजना आयोग द्वारा राज्य की विकास प्रक्रिया को नियंत्रण करने की भी व्यवस्था है। शक्तिशाली योजना आयोग मीन्स कि पूरे देश के लिए जो योजना आयोग बनाया, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो राज्य की विकास प्रक्रिया, जो राज्य का कैसा विकास होगा उसको नियंत्रित करने की शक्ति भी किसके पास होती है? योजना आयोग के पास होती है। तो उन्होंने, मैं अब के संथानम का ही बता रही हूँ कि उन्होंने बताया ना कि भारत के संविधान के एकात्मक होने के दो कारण, तो उन्होंने ये भी महसूस किया कि भारत एक तरफ तो एकल व्यवस्थागत देश है, फिर भी केंद्र राज्य अपना कार्य विधिक और औपचारिक रूप से संघीय रूप में करते हैं। देखो कितनी अच्छी लाइन है, इसमें बताया गया है कि भारत एक तरफ तो एकल व्यवस्थागत देश है, यानी कि सारी शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, लेकिन फिर भी केंद्र राज्य अपना कार्य, क्योंकि संविधान द्वारा शक्तियों को बंटवारा कर रखा है ना केंद्र राज्यों में, तो आपातकालीन में या समय परिस्थिति के अनुसार हमारा देश का ढांचा संघात्मक से एकात्मक हो जाता है, लेकिन फिर भी केंद्र और राज्य दोनों ही अपना कार्य विधिक और औपचारिक रूप से संघीय रूप में करते हैं, जो कि संविधान द्वारा वर्णित है। ग्रेनविल आस्टिल के अनुसार यह सहकारी संघ व्यवस्था है। भारत के संविधान ने मजबूत केंद्र सरकार का निर्माण किया है, इसके राज्यों को भी कमज़ोर नहीं किया गया है। देखो ग्रेनविल जो आस्टिन है ना, उन्होंने क्या कहा है कि यह एक सहकारी संघ है, तो भारत का जो संविधान है इसने एक मजबूत केंद्र सरकार का निर्माण किया। हमारा केंद्र मजबूत इससे रखा गया ताकि पूरे देश की एकता को बनाए रखा जा सके। साथ साथ संविधान द्वारा राज्यों को भी कमज़ोर नहीं किया गया, क्योंकि राज्यों को भी शक्तियाँ दी गई हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान उतना ही संघीय संविधान है जितनी दोहरी राजपथ थी, जितनी दोहरी राजपत्री, मतलब दोनों तरीके से शासन चलाया जाता है केंद्र राज्यों का। तो केंद्र राज्यों का संघ नहीं है जो कमज़ोर संबंधों से एकीकृत हो, ना ही राज्य संघ की इकाइयाँ हैं। संघ व राज्य दोनों को संविधान द्वारा बनाया गया, दोनों ही शक्तियाँ
दोनों की शक्तियाँ संविधान में निहित हैं, केंद्र की भी राज्यों की भी। तो यद्यपि संविधान ने कड़ा संघीय स्वरूप नहीं दिया, फिर भी तो यद्यपि संविधान ने कड़ा संघीय स्वरूप नहीं दिया, मीन्स बंटवारा कर रखा है, लेकिन ज़्यादा शक्ति केंद्र की फेवर में है। यद्यपि संविधान ने कड़ा संघीय स्वरूप नहीं दिया, फिर भी यह समय व परिस्थिति के अनुसार एकात्मक और संघीय दोनों हो सकता है। विधायिका व कार्यपालिका के मामले में केंद्र व राज्य समान है। विधायिका व कार्यपालिका के मामले में क्या है, केंद्र राज्य दोनों ही समान है। इसीलिए यह कहना बिल्कुल अनुचित है कि राज्य केंद्र के अधीन कार्य करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका के मामले में केंद्र राज्य दोनों समान है। तो राज्य केंद्र के अधीन कार्य करते हैं, यह कहना गलत है, क्योंकि केंद्र अपनी इच्छा से इनकी सीमाओं को बदल नहीं सकता। राज्य हमेशा केंद्र के अधीन कार्य नहीं करते। केंद्र कभी भी हर समय जो है इनकी सीमाओं को नहीं बदल सकता, ना इनके न्याय क्षेत्र को बदल सकता है। इनकी इच्छा से केंद्र जो अपनी इच्छा से के राज्यों की सीमाओं को ना तो बदल सकता है, ना ही उनके न्याय क्षेत्र को बदल सकता है। तो उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की है कि संविधान संघीय है और संघीय यह इसकी मूल विशेषता है। ये किसने व्यवस्था की है? उच्चतम न्यायालय ने, कि भारत का संविधान संघीय है और भारत के संविधान के संघीय ही इसकी विशेषता है। वो बात अलग है कि समय परिस्थिति के अनुसार हमारा देश का संघात्मक ढांचा एकात्मक हो जाता है। केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ दे रखी हैं ताकि केंद्र जो है पूरे देश की एकता को बना सके और जो मुश्किल समय में, कठिन समय में देश को सही ढंग से चला सके। इसीलिए हमारा देश का संघात्मक एकात्मक हो जाता है। लेकिन इस जो संघीय है वो इसकी मूल विशेषता है। संविधान की व्याख्या के तहत राज्य की तुलना में केंद्र में बड़ी शक्तियाँ निहित हैं। संविधान की व्याख्या के तहत जो संविधान में व्याख्या दे रही है उसमें कि ये तो मैंने आपको पहले बताया है कि राज्य की तुलना में केंद्र में शक्तियाँ ज़्यादा हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य केंद्र पर निर्भर है। केंद्र को शक्तिशाली इसीलिए बनाया गया है ताकि केंद्र जो है पूरे देश पर नियंत्रण रख सके समय आने पर और देश की एकता को बरकरार रख सके। राज्यों का अपना संवैधानिक अस्तित्व है। राज्यों का अपना संवैधानिक अस्तित्व है। राज्य केंद्र पर निर्भर है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि संविधान की व्याख्या के तहत मैंने बताया ना आपको कि राज्य की तुलना में केंद्र में बड़ी शक्तियाँ निहित हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य केंद्र पर निर्भर है। राज्यों का अपना संवैधानिक अस्तित्व है, ये केंद्र के एजेंट नहीं है। राज्य जो है वो केंद्र के एजेंट नहीं है। अपने क्षेत्र में राज्य बिल्कुल सर्वोच्च है और राज्यों का अपना संवैधानिक अस्तित्व है। ठीक है, तो ये अध्याय बेटा अब ये आपका पूरा अध्याय कंप्लीट हो गया है संघीय व्यवस्था वाला। नेक्स्ट मैं आपको अध्याय समझाऊंगी केंद्र व राज्य संबंध। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजूंगी इस अध्याय के बारे में, अध्याय 14 केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, चलो अब ये अध्याय आपका पूरा हुआ।